हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तनवीर, आपने टेस्ट नहीं दिया था क्या इस बार वाला? हाँ तनवीर, आपने टेस्ट नहीं दिया था क्या संडे वाला? नहीं तो आपने क्या सोचा था कि शाम को देना है, रात को 9 बजे देना है? 5 बजे तक था यार टेस्ट। सर मैं एक्चुअली पहले 5:30 6 बजे देता था ना टेस्ट, तो मुझे उसकी आदत थी, तो मुझे टाइम का पता नहीं लगा। चलो बच्चों, आगे से प्लीज याद रखना कि आपके सारे टेस्ट 5 बजे खत्म हो जाएंगे, ठीक है? मतलब 9 to 5 ही होगा हमेशा टाइम, तो प्लीज अकॉर्डिंगली। एंड तनवीर, अगर मिस हुआ था एक बार बात तो करते मेरे से। मैंने कुछ और भी कईयों का हुआ था, उनको स्पेशली अगले दिन विंडो दी थी टेस्ट देने के लिए। चलो, एनीवेज, हाँ जी बच्चों, क्या एक्सरसाइज 2 कर लें डिस्कस? हाँ जी बच्चों, बताओ एक्सरसाइज 2 में एनी डाउट? वैसे तो आजकल होते नहीं। 23 का आंसर गलत था, है ना? 23 का आंसर ए आएगा। 24th एक बार देख लो। टू identical positive line charges are placed along the lines x equal to plus minus a. A positive point charge is restricted to move along y axis, ठीक है? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। एक पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, एक मिनट। तो दो लाइन चार्जेस हैं बच्चों, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज उसके बीच में है, करेक्ट? तो सी, आपको एक बात समझनी है कि जो चार्ज की ओरिजिनल पोजीशन थी, मान लो ए, वहां पे ऐसा था कि उस पर दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही थी, तो वो इक्विलिब्रियम में। अगर आपने चार्ज को कुछ मूव किया, मान लो आपने ऊपर मूव कर दिया, तो भी उसके ऊपर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स ही लग रही है। क्यों? क्योंकि तो इनफाइनाइट वायर्स ही हैं, तो उनके बीच में तो कहीं भी रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मतलब हुआ कि भाई अब भी इक्विलिब्रियम ही है, जैसे पहले इक्विलिब्रियम था अब भी इक्विलिब्रियम है। तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया? न्यूट्रल, है ना? कि जहां पे आप छोड़ोगे वहीं पे रह जाएगा, ना तो वो उससे दूर जा रहा है ना उससे मतलब वापस आ रहा है। तो 24 का बी आएगा। 23 में देखो, नहीं बच्चों, ए ही आएगा आंसर। जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसमें गलती ये थी कि उन्होंने 4 सेंटीमीटर वाली दी हुई है पोटेंशियल एनर्जी,
मतलब 4 सेंटीमीटर क्लोजर लिखा है, तो इसका मतलब पहले 10 थे और फिर 10 से 6 पे आएगा वो, राइट। और उन्होंने जो दिया हुआ है वो शायद 4 पे मान के दिया होगा ना। फिर इसके बाद कौन सा, 33। 33 बच्चों क्वेश्चन गलत है, लीव दिस। मतलब एक्चुअली कुछ सेंस नहीं बन रही, उन्होंने है ना ये लिखा हुआ है कि तीसरी ये में भी है कि भाई क्या पॉसिबल नहीं है, तो एक्चुअली है ना कभी तो बहुत साल पहले आया था AI EEE में, मतलब AI EEE इज ओल्ड नेम ऑफ जेई मेंस, तो उसमें भी गलत आया था और इसलिए बस वो कई जगह डला रहता है। मतलब कंसेप्ट तो आपको पता ही है ना, क्वेश्चन कैसे करना है। फोर्टी फोर्थ, point charge q is placed inside a conducting spherical shell. So electric potential at center of shell will be, तो ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती हो सकती है, देखो वो की है कि नहीं। Q, ये जो कंडक्टिंग शेल है इस पे कैसे चार्ज आएगा, यहाँ पे -Q, और आउटर पे आएगा +Q। अच्छा एक मिनट, डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर लिखा है, सेंटर पे नहीं है। तो बच्चों आप ये भी समझ सकते हो कि अंदर वाली जो शेल है उस पे पोटेंशियल नॉन यूनिफॉर्म, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगी, है ना, और बाहर वाले पे यूनिफॉर्म होगी। तो अब आप पोटेंशियल कैसे लिखोगे सेंटर पे, सबसे पहले तो चार्ज के कारण KQ/R, इनर शेल के कारण -KQ/2R आ जाएगा, क्योंकि चाहे नॉन यूनिफॉर्म है बट वही समेशन करेंगे तो सबका डिस्टेंस तो सेम ही है। और फिर आउटर के कारण यूनिफॉर्म शेल, उसके कारण उसके सेंटर पे, तो KQ/3R। ठीक है, तो इस तरह निकलेगा। इससे बच्चों कई बार एक जो मतलब मिसकंसेप्शन हो जाता है वो ये है कि ना, मतलब हमें लगता है कि आउटर शेल के कारण आएगा कि नहीं आएगा, हमारे माइंड में शील्डिंग का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, बट प्लीज रिमेंबर, शील्डिंग इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट फॉर पोटेंशियल। ठीक है, क्यों? बिकॉज फील्ड जीरो भी हो तो भी पोटेंशियल तो हो ही सकता है ना। क्लियर बच्चों? डन बच्चों, और कोई डाउट इसमें? ठीक है जी, चलो। सो वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज बच्चों करंट।
ओके, तो बच्चों आपको जैसे पता ही है कि पिछले पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट, है ना। जैसे कि आपको ख्याल होगा कि हम मान रहे थे कि कोई भी सिचुएशन हो हम उसको तभी स्टडी करते हैं जब उस सिचुएशन में सारा कुछ एट रेस्ट आ गया, ठीक है। करंट का मतलब होता है चार्जेस इन मोशन, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम विल बी टॉकिंग अबाउट मूविंग चार्जेस, ठीक है। तो बच्चों करंट डिफाइन कैसे होता है बच्चों, याद करो। मान लो बच्चों ऐसे कोई कंडक्टर है, कोई पाइप है, उसमें ऐसे अलग अलग चार्जेस पड़े हैं एट अलग अलग पोजीशंस, ठीक है। तो अज्यूम करो कि आपको मतलब सारे चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स पता है, तो कैसे ढूंढते हैं करंट। मतलब हम सब ऐसे याद रखते हैं ना चार्ज अपॉन टाइम, तो मतलब मुझे थोड़ा और क्लियरली बताओ कि मैं कैसे चार्ज अपॉन टाइम, कौन सा चार्ज अपॉन कौन सा टाइम करूं मैं। मतलब शुड आई से कि जो भी ये टोटल चार्ज है इस वायर के अंदर, एंड किस चीज का टाइम लूं मैं, मतलब चार्ज तो कहीं से कहीं जाने का होगा ना। ओके मेरे पास एक आंसर आया है कि सर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ले लो, यस दैट इज पॉसिबल। मैं ये नहीं कहता कि वो सही है या गलत है, बट हाँ चलो, मतलब अभी तो हम यही सीखना चाह रहे हैं कि भाई कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, कौन सा चार्ज, कितने रीजन का चार्ज, क्या पूरी पाइप का चार्ज, है ना, या क्या। तो कुछ चार्ज को भी डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ टाइम को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ का टाइम, कौन सा टाइम, सोचो। तो क्या होता है बच्चों, हम कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन समझ गए, ऐसे मतलब कोई ऐसे पाइप है उसके बीच में एक दरवाजा ले लिया, ठीक है। तो हमें इस बात में इंटरेस्ट होता है कि इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू यूनिट टाइम में कितने चार्ज मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर समझना हो, इमेजिन एक क्लास है फुल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लेट से ब्रेक टाइम हो गया, तो अज्यूम ईच स्टूडेंट इज सम चार्ज, ठीक है। तो वैसे तो क्लास के अंदर भी वो सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं, है ना, हर स्टूडेंट अपना जो भी थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं। अब अगर मुझे लेटस से मुझे डिफाइन करना है करंट, तो क्या तरीका होगा कि मैं कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लूं, जो कि मान लो मैंने क्लास का दरवाजा ले लिया, डोर,
है ना। तो बस मुझे क्या देखना है अब कि पर यूनिट टाइम उस डोर के थ्रू नेट कितने चार्ज ने ट्रैवल किया। अगेन नेट, क्यों? हो सकता है कोई अंदर जा रहा हो, कोई बाहर आ रहा हो, तो मुझे तो नेट चाहिए कि यूनिट टाइम में नेट कितने चार्ज ने ट्रैवल किया। क्या बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है ना। मतलब कहने को तो हमेशा Q by T कह देते थे हम, बट थोड़ा सा और वेल डिफाइन करना पड़ता है। तो ये लिख लो कि इट इज rate of flow of charge through a particular cross section. And just to be clear, हम net charge ही लिख देते हैं ताकि कोई गलती नहीं। ठीक है, तो अगेन एज इट इज ट्रू विद एनी रेट, तो दो टाइप का होगा, एक आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और एक आई इंस्टेंटेनियस डी के बाई। राइट, तो इसके हिसाब से इस पे यूनिट्स क्या होगा, कूलम पर सेकंड और एम्पेयर। एंड आपको याद होगा कि हम एम्पेयर को फंडामेंटल मानते हैं, तो इसकी मतलब डायमेंशंस का तो सवाल नहीं उठता है ना, क्योंकि फंडामेंटल ही है। ओके, एक बच्चों, एक क्वेश्चन, एक डाउट आना चाहिए माइंड में कि अगर हम अलग अलग क्रॉस सेक्शन लें तो क्या उन अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के क्रॉस अलग अलग करंट आ सकता है? बताओ। बिल्कुल आ सकता है, आइडियली आ सकता है। मतलब देयर इज नथिंग व्हिच इज सेइंग कि भाई अगर मैं दो अलग अलग क्रॉस सेक्शंस ले लूं तो ऐसा क्या जरूरी है कि जितना पहले से चार्ज पास करे उतना ही दूसरे से भी करे। ठीक है, मतलब वो तो देखा जाए तो मेरे हाथ में है ना। मान लो मैं कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूं कि एक रीजन के चार्जेस तो मूव ही ना करें बिल्कुल, और थोड़ी दूसरे रीजन के चार्जेस मूव कर रहे हो, तो वो तो किया जा सकता है बिल्कुल। लेकिन हम बच्चों जो भी सिचुएशन पढ़ेंगे, फिर से रोल आएगा स्टेडी स्टेट का। याद करो स्टेडी स्टेट क्या होता है, जब सारा कुछ कांस्टेंट स्टेडी हो जाता है, राइट। तो हम जब भी करंट की सिचुएशन पढ़ेंगे हम स्टेडी स्टेट में पढ़ेंगे, तो स्टेडी स्टेट में हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट सेम होता है। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू जैसे हम वहां करते हैं ना फ्लूइड्स में, कि हम कहते थे कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम होना चाहिए हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू, बिल्कुल वैसे ही बात है। तो याद रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, कि इन स्टेडी स्टेट
current through each cross sectional. तो बच्चों हम स्टेडी स्टेट मान के ही चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया हुआ हम हमेशा स्टेडी स्टेट मान के ही सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम करंट की डायरेक्शन की भी बात करते हैं, ठीक है, कि मतलब करंट लेफ्ट को है या राइट को है, वो किससे पता चलता है हमें? ये बच्चों हमने फिक्स कर रखा है कि हम करंट की डायरेक्शन को वो मानते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये अब ये थोड़ा अजीब है सोचने में, हमें ये भी पता है कि असली में कौन सा चार्ज मूव करता है, असली में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना। बट स्टिल हम जो करंट की डायरेक्शन बोलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो हम इस सिचुएशन में करंट को क्या बोलेंगे कि करंट किधर को जा रहा है? राइट को। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बच्चों मुझे याद करके बताओ कि करंट स्केलर होता है या वेक्टर? इट इज अ स्केलर। व्हाई? हम अभी तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ऊपर। क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करता। करेक्ट, याद है ये सबको? ओके, तो एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं फटाफट। अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे।
So try 1356. One three five six.
तो जैसे जैसे होते जाएं डन लिखते जाओ चैट में। एक्चुअली बच्चों क्या है ना, ट्वेल्थ में क्या है कि ट्वेल्थ इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ 11th। सब कुछ वही है, फोर्स, एनर्जी, पोटेंशियल एटसेट्रा। ये तो हम बस नई सिचुएशन में डाल रहे हैं उसको, है ना। तो इसलिए मतलब ट्वेल्थ बहुत ही फास्ट जाती है और बहुत ही कम डाउट्स आएंगे आपको, देखना ओवरऑल ही। मतलब आप इस चीज से आइडिया लगा लो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स मतलब पूरी ट्वेल्थ का टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। आप देख लो, आपको मतलब कैसा ही लगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो बाकी तो उससे और आसान ही है। हाँ बच्चों, हो गए? निष्ठा, आशीष, नवदा, मनकीरत, लिख दो यार, इतना क्या मुश्किल है। जसगीत, अच्छा ठीक है मनकीरत। आदित्य जैन, हाउ आर यू नाउ, ठीक हो? ठीक है जी, ओके। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बस ये ध्यान रखना है ना कि बेसिकली दोनों के कारण जो करंट्स हैं वो ऐड ही होंगे, है ना। बस यही गलती हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज आल्सो एज गुड एज पॉजिटिव चार्ज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो दोनों के कारण ऐड हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है यहाँ, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम है? कोई काम नहीं है ना, जस्ट टू कंफ्यूज यू। फिफ्थ क्वेश्चन, बस इसमें क्या करना था,
फोर्स से स्पीड आ जाएगी, स्पीड से टाइम आ जाएगा, तो बस चार्ज अपॉन टाइम। सिक्स्थ क्वेश्चन, बस कैलकुलस है ना, बस ये ध्यान रखना है कि ए में इंस्टेंटेनियस है, बी में एवरेज है ना। ओके तो एक सेकंड, फाइल ढूंढ लिया। ओके नेक्स्ट बच्चों हम जो पढ़ेंगे, द मतलब अब हम स्पेसिफिकली ये पढ़ेंगे कि एक कंडक्टर के अंदर करंट किस तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, हमें ये बात तो पता ही है कि भाई अ कंडक्टर इज मेड अप ऑफ, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ देयर साइज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव वेरी इजीली, आयंस कैन नॉट मूव दैट इजीली। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी, हम ये मानते हैं कि जो भी मोशन होती है दैट इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो तो एक तो ये लिखो कि एक कंडक्टर के अंदर करंट इज, ये जो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये नोट कर लो, हेडिंग का नाम दो करंट इन कंडक्टर। ठीक है, और उसमें लिखो कि करंट इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। लिख ले बच्चों यहां तक। अब बच्चों हमें ये भी पता है कि एक कंडक्टर के अंदर एक नॉर्मल सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ देयर थर्मल एनर्जी। जब हमने कोई एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल डिफरेंस या फील्ड नहीं अप्लाई किया हुआ, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, है ना। तो ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन होती है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो, मतलब ये रेड जो दिखाया है वो बच्चों आयंस हो गए, पॉजिटिव आयंस जो कि अपनी जगह पे फिक्स्ड है। ठीक है, ब्लू जो है वो
इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि मूव करते जा रहे हैं। तो प्रेजेंटली जब आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई की हुई, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी क्रॉस सेक्शन बनाओगे तो उस पे ऑन एन एवरेज कितना करंट हो जाएगा? 0। अगर मोशन रैंडम ही है उसका क्या मतलब है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे पक्का उतना राइट टू लेफ्ट भी जा ही रहे होंगे, है ना? तो ये लिखो एक लाइन कि अगला पॉइंट लिखो कि इन द एब्सेंस ऑफ any external E, motion of electrons is random, hence current is 0. ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अब नेक्स्ट पार्ट आता है जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बच्चों इस फिगर को ध्यान से देखकर मुझे बताओ, दो बातें बताओ। एक तो ये बताओ कि इस फिगर को देख के क्या लग रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई की थी, और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन किस टाइप की लग रही है। ये बच्चों छोटा सा क्लिप है जो बार बार रिप्ले हो रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर से बच्चों मुझे दो आंसर चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन लग रही है, लेफ्ट या राइट? एंड व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस? In fact, both are related only. तो आप देख सकते हो बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो रैंडम तो है, बट अब साथ में राइट की तरफ भी है। मतलब वी कैन नॉट से कि इट इज कंप्लीटली रैंडम, so we have to say कि it is like a mixture of random plus rightward motion, क्योंकि नेट तो सारे इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना? और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इससे हमें ये समझ आ गया कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर को होगी इन दिस पर्टिकुलर केस, लेफ्ट की तरफ, है ना? तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि भाई जब तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं अप्लाई की तब तो मोशन रैंडम ही होती है। ठीक है, और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तब जो मोशन होती है इट इज सुपरपोजिशन ऑफ रैंडम मोशन प्लस मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना?
तो बच्चों ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में हमें ये दिख रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज करती जा रही है ना, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, प्लस हमें ये भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स भी हो रहे हैं, है ना, आयंस के साथ। तो ऐसे में क्योंकि ये वेलोसिटी बार बार चेंज कर रही है तो हमें एक एवरेज बनानी पड़ेगी। हमें ये भी समझ आ गया है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इफेक्टिवली तो राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसकी एक एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर फिर से अब हम किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की मोशन की बात करें तो है वो रैंडम सी जिगजैग सी मोशन, बस फर्क ये आ गया कि इफेक्टिवली अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो इफेक्टिवली तो उसने कुछ ना कुछ राइट को मूव किया ही, ठीक है। और अब जो इसकी मोशन है, असली में इसकी मोशन के अंदर कई सारे पार्ट्स जुड़ गए, जैसे कि हम सोच सकते हैं कि कोलिजन्स भी हो रहे हैं, थर्मल का भी रोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रोल है। तो इन सब के रोल्स को मिलाकर जो एवरेज स्पीड होती है जिससे एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको हम कहते हैं एज ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन मतलब सबको समझ आ गया बस क्या सिचुएशन है कि पहले रैंडम था, अब रैंडम के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। तो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, द एवरेज velocity with which electrons move in a conductor due to superposition of random electric field and collisions. बच्चों आपको मतलब रैंडम वाले में तो कोई डायग्राम की जरूरत नहीं थी, जो इन द प्रेजेंस ऑफ ई था वो एक ऐसा बस कुछ भी एक फिगर सा दिखा दो जिससे आपको ये पता चल जाए कि वो नेट इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट को। तो हम समझ सकते हैं कि करंट राइट को हो गया। ठीक है, तो आप ये भी समझ रहे हो कि
एक बार हमने ये जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको बना लिया तो फिर हमारे को इतने मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखना ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, हमें तो इससे मतलब है कि यार इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना? तो अब बच्चों ये एवरेज निकालने के भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, है ना? जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी मोशन हो तो एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग वेरियस वेज। हम एक सिंपल सा मेथड कर रहे हैं जिस मतलब जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि बोर्ड्स में आ सकता है। अदरवाइज इस एवरेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, कि भाई वो कैसे निकाली है एवरेज और यही वाली क्यों निकाली है, ठीक है? तो इसमें मतलब अलग अलग आइडियली अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है। तो जो इसमें हम कहते हैं कि कंसिडर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन collision to another collision, ठीक है? तो मैं मान रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसने जस्ट अभी कोलाइड किया था और अब वो मूव करके दोबारा कोलाइड करेगा, ठीक है? वो जो ड्यूरेशन है एक कोलिजन की हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम सोचें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, देखो इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी तो हमेशा ही है ना? उसमें तो कोई कम ज्यादा होने की बात ही नहीं है। तो एक मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों अपनी थर्मल मोशन के कारण तो हमेशा ही एक वेलोसिटी है जिसको हम किसी भी रैंडम डायरेक्शन में दिखा देते हैं एज लेट्स से वी या वी टी लिख दो। तो लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 1। तो इस इलेक्ट्रॉन की बच्चों में फाइनल वेलोसिटी लिख रहा हूं एज बेसिकली आई एम अप्लाइंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हो गई इनिशियल। अब बच्चों उसकी एक्सेलरेशन क्या हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेक्टर फॉर्म में, ये हो गई फोर्स माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाइम t1। ठीक है जी। ये t1 क्या टाइम हो गया, कौन सा टाइम हुआ t1? कोलिजन का टाइम है ना, एक कोलिजन के बाद अगले कोलिजन का टाइम, करेक्ट? तो सिमिलरली अब अगर मैं कोई और इलेक्ट्रॉन ले लूं उसके लिए ऐसे बन जाएगी। और
ऐसे करते करते जो भी nth इलेक्ट्रॉन है करेक्ट। तो अब हमें लेनी है बच्चों एवरेज। तो एवरेज हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटीज का अपॉन एन कर दें, सही है, कर सकते हैं ऐसे बच्चों, है ना। अब ये क्या बन गया देखो, करेक्ट। फर्स्ट टर्म क्या बन गई, बताओ बच्चों, अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की किसी इंस्टेंट पे थर्मल वेलोसिटीज का सम करूं, जीरो, है ना, क्योंकि सबकी अलग अलग रैंडम है। और ये टर्म जो है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन n। तो ये हम एक तरह से एक एवरेज टाइम निकाल रहे हैं, है ना। ये कौन सा एवरेज टाइम हो गया, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, है ना। हमने क्या किया है, हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स का टाइम निकाला कोलिजन वाला और उन सबका एवरेज ले लिया। तो बच्चों इसको डिनोट करते हैं हम विद द सिंबल टाउ, which is known as average time between two collisions। और इसको एक और नाम भी बच्चों हम देते हैं, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है कि भाई कितनी देर के लिए ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स्ड है, उसका कोलिजन नहीं हो रहा। करेक्ट। तो हमारे पास क्या रिलेशन बन गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज, जो अभी हमने एवरेज निकाली, माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। हाँ ई पे आएगा, सॉरी। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो ऑब्वियस है ना। अब बच्चों इस डेरिवेशन में आइडियली आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आने चाहिए, जैसे कि सर आपने दो ही कोलिजन्स के बीच का टाइम क्यों लिया, है ना। दूसरा, सर आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे मान ली,
ये क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो? इतनी सारी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाकी आयंस हैं उनकी फोर्सेस हैं, तो देयर इज नथिंग व्हिच कैन ड्यू टू व्हिच वी कैन से कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है। तीसरा, सर 11th में तो आपने कहा था कि हम फिजिक्स में कभी एवरेज ऐसे नहीं लेते, ये तो मैथमेटिकल एवरेज है। फिजिक्स में तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा कोई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जैसा कुछ, है ना? तो ये बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं जिनका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एवरेज निकालने के आइडियली बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट कि मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से करके दिखा दिया, और इससे जो आंसर आता है वो जो एक्चुअल अगर हम वेरीफाई करते हैं तो उससे मैच करता है। ठीक है, इस केस में तो बच्चों बाई चांस ऐसा है कि जैसे जो मैंने आपको यहाँ लिखा है, और अगर आप एच सी वर्मा भी देखोगे ना उसमें भी अलग है। मोस्टली जो कंफ्यूजन रहती है बिटवीन वेरियस बुक्स वो ये रहती है कि एक जो मैंने अभी लिखा हुआ है, और काफी जगह पे जो दिया होता है एक्सप्रेशन, वो मतलब उसमें एक 2 का फैक्टर होता है नीचे। ठीक है, तो मैं वो आपको बता ही नहीं रहा क्योंकि वी विल स्टिक टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो और आपने यही याद रखना है। और बच्चों मतलब इसमें यू डोंट हैव टू वरी, मतलब आईआईटीज को या दूसरे एग्जाम्स को भी पता है कि हाँ जी यहाँ पे एम्बिग्विटी है, तो वो ना मोस्टली क्या करते हैं कि अगर इसके आसपास कोई क्वेश्चन बनाना भी हो तो वो बस ऐसे पूछेंगे कि किसके प्रोपोर्शनल है, कि भाई ई के प्रोपोर्शनल है या एम के प्रोपोर्शनल है या क्या है। वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं पूछते क्योंकि देयर इज एम्बिग्विटी, और अगर कहीं आ गया तो हम यही यूज करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर केस में डेरिवेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आपको जैसे मोस्टली तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, यहाँ पे डेरिवेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए करके दिखाई है कि बोर्ड्स में आप ऐसे कर पाओ। इज दिस क्लियर? आपको याद है बच्चों 11th में भी आया था रिलैक्सेशन टाइम? मतलब वहां पे रिलैक्सेशन टाइम नहीं बोला था, कुछ और बोला था बस। केटीजी, मीन फ्री पाथ, याद है ना? तो वही चीज ही है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाउ। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो हमने डिराइव कर लिया, इससे अब ये हो गया कि हमें बस हम ये मान लेंगे किसी भी केस में कि अगर कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है तो हम बस ये वाली एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता हुआ दिखा देंगे। अब हमारे को अलग से कोई कोलिजन्स, कोई रैंडम वगैरह कुछ नहीं दिखाना। ठीक है, एंड बच्चों इसको जब हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है, जनरली ये जो ड्रिफ्ट स्पीड आती है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ mm per second। ठीक है, तो मतलब जो नेट जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रैंडम वाली स्पीड बहुत ज्यादा आती है। अगर आप 11th का याद करो, अगर हम केटीजी में निकालते थे ना रूट 3 RT/m करके, वो वाली स्पीड तो बहुत अच्छी खासी आती है। बट ये हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट जो एवरेज आती है वो बहुत कम आती है। उसका क्या रीजन होगा बच्चों?
उसका रीजन ये होता है बच्चों कि जो टाउ होता है, ये जो एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स है, दैट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मतलब इलेक्ट्रॉन का बहुत जल्दी कोलिजन हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई कि हम यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा पाए थे, कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि टाइम ही इतना कम होता है कि उतने कम टाइम में हम एक्सेलरेशन नियरली कांस्टेंट मान सकते हैं, ये ज्यादा फोर्स चेंज ही नहीं कर पाती इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? आई हैव नो आइडिया। मेरे पास क्वेश्चन आया कि टाउ कैसे कैलकुलेट होता होगा, सम कॉम्प्लेक्स मेथड्स प्रोबेबली। ओके, तो ये तो आगे बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड। नाउ लेट्स ट्राई टू रिलेट दिस ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। तो बच्चों मान लो ये कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ठीक है बच्चों, ये डेरिवेशन ना मतलब ऑलमोस्ट मतलब जो इसमें यूज होना है आपने सारा 11th में किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्वांटिटीज बता देता हूं, आपने तो बस ये मानना है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अब मैं बाकी तो सारा कुछ बनाऊंगा ही नहीं, आयंस वगैरह। अब तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, राइट को, जिसके बेसिस पे हम अब हमें पता है कि हम ये मान सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट को जा रहे हैं विद स्पीड वीडी। है ना, ये मान सकते हैं ना अब तो। एवरेज निकालने का फायदा ये हो गया कि अब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड वीडी मान सकते हैं। तो आपके पास एरिया है, वीडी है, ई है, और आपके पास एक और क्वांटिटी है जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, विच इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस। मतलब आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई होता है। तो बच्चों इन सब वेरिएबल्स की टर्म्स में मतलब इसके लिए आपके पास ए, बी, डी, ई, एन और ई, ये वेरिएबल्स हैं। इनकी टर्म्स में करंट की डेफिनेशन यूज करते हुए करंट का एक्सप्रेशन बताओ क्या बनना चाहिए। सारी डेरिवेशन आपने 11th में की हुई है।
हाँ विदुषी, वेरी गुड। गुड साहिल, गुड, ठीक है। आदित्य, ठीक है। गुड अमिताभ। निष्ठा, गुड। आशीष, आप कोई आंसर नहीं दे रहे, क्या चक्कर है आज? आशीष है? वरुण हुआ नहीं अभी? कैसे कर सकते हैं बच्चों हम? ठीक है, बिल्कुल, जिन्होंने दिए हैं। हम बच्चों कोई भी टाइम डेल्टा टी मान लेते हैं। इसके लिए बिल्कुल केटीजी वाली डेरिवेशन है ना? आप
कोई भी टाइम डेल्टा टी मान लो, तो डेल्टा टी टाइम में कितनी दूरी वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस कर लेंगे? वीडी डेल्टा टी ऑब्वियसली, है ना? इतने रीजन के ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। सबको समझ आ गया? तो बस अब आपको तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो चार्जेस हैं उसको अपॉन टाइम कर देना। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर कितने चार्जेस हुए? नंबर डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम ए वीडी डेल्टा टी, ये क्या बन गए? नंबर ऑफ चार्जेस इनटू एक के ऊपर चार्ज कितना है? ई। तो ये हो गया टोटल चार्ज अपॉन टाइम कितना है? डेल्टा टी। ये कैंसिल हो गया, तो यू गेट एन। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सप्रेशन से बच्चों आपको ये आइडिया लग रहा होगा, ठीक है? जैसे आप बच्चों, जो हमारे घर में नॉर्मल वायर्स होती हैं उनमें कितना करंट फ्लो करता है? अप्रोक्सीमेटली बच्चों कितना करंट फ्लो करता होगा? जैसे अगर ये मान लो ऐसी कोई भी इस थिकनेस की वायर हम लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग इसमें कितना करंट फ्लो कर सकता होगा? नॉट पर्टिकुलरली दिस चार्जर केबल, बट जनरली अगर इस थिकनेस की केबल है। इतनी थिकनेस में 5 से 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर सकता है अगर एक कॉपर वायर हो तो। ठीक है, तो आप जस्ट एक आइडिया लो इस एक्सप्रेशन में कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है दैट इज अराउंड 5 to 10। ठीक है, ई हमें पता है कि कितना छोटा होता है ना? एरिया इस वायर का कितना की होगा? बहुत ही कम एरिया होता है, मतलब इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मे बी 2-3 मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने आपको बता दी, वो तो mm/s के ऑर्डर की होती है, राइट? तो ये सारी छोटी टर्म्स को कौन कंपेंसेट कर रहा होगा? n। तो एक कंडक्टर के लिए n इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू, इसीलिए हमें अच्छा खासा करंट मिलता है। ठीक है, अंडरस्टूड बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में जो एक्सरसाइज 01 का ए और सी पार्ट कंप्लीट करना। ठीक है, अमितोष जी आपने अभी कलेक्ट नहीं किया क्या 3A 3B? सर मॉड्यूल्स तो पापा पहले से ही कलेक्ट कर गए थे, तब एडवांस वाले बूस्टर्स तो मिले नहीं थे, सिंपल बूस्टर सिर्फ सिंपल मॉड्यूल मिले थे। अच्छा, आप कर सकते तो हो कलेक्ट, बूस्टर भी कलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है सर, मैं बता दूंगा उनको, नहीं तो मैं अभी तक तो क्लास ही कर रहा था। ओके। इलेक्ट्रोस्टैट्स की 3B बच्चों आपके पास अभी है, नेक्स्ट पूरा वीक है, ठीक है, मतलब मोस्ट लाइकली मतलब या तो नेक्स्ट वीक एंड सैटरडे या मंडे वैसे कुछ करेंगे, ठीक है, तो है सफिशिएंट। चलो ओके बच्चों, बाय।